हमारी ऑफलाइन क्लास में आज हम लोग यही पढ़े हैं रीजनरेशन, और ऑनलाइन में भी हम यही शुरू करने वाले हैं। जो 5वां नंबर छूट गया था, 5वां नंबर हम लोग शुरू करेंगे। क्या थी? पुनः रुद्भवन। ठीक है, पुनः रुद्भवन को हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। कौन है? प्लेनेरिया है। ठीक है, अब रीजनरेशन को समझने के लिए दो एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले एक हम बात बोल रहे हैं कि कोई ऐसा शरीर है, कोई ऐसा जीव है जिनकी शरीर अगर कट जाती है, यानी कोई सा पार्ट अगर कट जाती है और कटे हुए भाग से पुनः नया शरीर निर्माण कर दे, क्या कहलाएगी? रीजनरेशन है। और एक बात है कि कटे हुए भाग पुनः आ जाए। दोनों बात में आप लोग सोचिए। तब तक हम लिखते हैं कि पहला कोई जीव है कि कटे हुए भाग पुनः आ जाना, पुनः आ जाना। दूसरा है कि कटे हुए भाग से पूरे शरीर का निर्माण, पूरे शरीर का निर्माण। ठीक है, दो तरह से हमने बात बोला। पहला बोला कि कटे हुए भाग से पूरा शरीर निर्माण करना। दूसरा बात बोला कि कटे हुए भाग पुनः आ जाना। इनका एग्जाम्पल है छिपकली, और इनका एग्जाम्पल है कटे हुए भाग से पुनः शरीर का निर्माण करना, हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। ठीक है, तो आप लोग को याद हो जाएगी हाइड्रा है कि हाइड्रा का कोई सा पार्ट अगर कट जाए तो कटे हुए भाग से ही नया शरीर निर्माण कर देगी। और ये क्या है? अलैंगिक जनन ही तो है। और कैसा? रीजनरेशन, यानी पुनः रुद्भवन। जो हम लोग पढ़े हुए थे अलैंगिक जनन के 5 प्रकार होते हैं, उसी में का ये 5वां प्रकार है, पुनः रुद्भवन यानी रीजनरेशन। दूसरा है कि कटे हुए भाग पुनः आ जाना, यानी छिपकली जो है अगर इनकी पूंछ कट जाती है तो पूंछ पुनः आ जाती है, न कि पूंछ से नया छिपकली बना देती है। ठीक है, और छिपकली जो है ना, आजकल आप लोग प्रत्येक घर में देख लेते होंगे। जो घर में होती है वो छिपकली, और जो बाहर मिलती है जो रंग बदलता है उसको हम बोलते हैं गिरगिट। लेकिन गांव में बोलचाल की भाषा में उसको हम लोग गिरगिट बोलते हैं। जो घर में रहती है उसको हम लोग बोलते हैं कि गिरगिट है, लेकिन गिरगिट नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं छिपकली। अब अगर मनुष्यों की बात करें कि ह्यूमन में कौन सा ऑर्गन है जो कटने के बाद तुरंत नया बना दे, यानी कटा हुआ भाग पुनः निर्माण कर दे, तो याद रखिएगा लीवर। अगर लीवर को काट दी जाए तो कटा हुआ भाग बहुत जल्दी पूरा हो जाएगी। अगर दिन पूछा जाए तो मैक्सिमम 30 दिन लगता है। ठीक है, लेकिन बाकी अंगों की अपेक्षा बहुत जल्दी ये सेल डिवीजन करता है, यानी लीवर में मैक्सिमम सेल डिवीजन होती है, मैक्सिमम सेल डिवीजन होती है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग की समाप्त हो गई, यानी अलैंगिक जनन हम लोग का समाप्त हो गया। अब हम लोग को शुरू करना है लैंगिक जनन। तो इस बीच हम एक बात बोलना चाहेंगे कि एसेक्सुअल बोला कि मुझे कोई नहीं, मैं बस अकेला ही काफ़ी हूँ, यानी मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। लेकिन सेक्सुअल बोलता है अकेले काम नहीं चलेगा भैया। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल में 2 जनों की आवश्यकता पड़ती है, एसेक्सुअल में अकेला ही काफ़ी है। तो अगला हेडिंग दीजिएगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये भिन्न है। एसेक्सुअल में एकल जनकों की आवश्यकता थी, यानी अकेले काफी था, और सेक्सुअल जनक रिप्रोडक्शन में 2 जनकों की आवश्यकता पड़ती है। वो 2 जनक कैसा होना चाहिए? विपरीत लक्षण वाले, विपरीत लिंग वाले होना चाहिए, यानी नर और मादा होना चाहिए। तो लैंगिक जनन हम लोग देखेंगे। ठीक है, लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले पहला बिंदु हम लोग लिखेंगे कि 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता पड़ती है, यानी 2 विपरीत जनक, यानी एक नर होगा तो दूसरा मादा चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात है कि युग्मक का निर्माण होनी चाहिए, और युग्मक कैसा होगा? हमेशा और हमेशा अगुणित होगा। तीसरा बिंदु है कि युग्मक का संलयन होना चाहिए, क्योंकि युग्मक जब तक संलयन नहीं करेगी तब तक जाइगोट कैसे बनेगी, एम्ब्रियो कैसे बनेगी, भ्रूण का निर्माण कैसे होगा। तो हम लोग बिंदु दर बिंदु लिखें। पहला बिंदु है कि 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता पड़ती है, जनकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, दूसरा बिंदु है कि युग्मक बननी चाहिए, और युग्मक कैसा होना चाहिए? अगुणित युग्मक बननी चाहिए। ठीक है, और युग्मक कैसा होना चाहिए? तो अगुणित होनी चाहिए। हमेशा युग्मक कैसा होता है? अगुणित होता है। जब तक युग्मक नहीं बनेगा, युग्मक का निर्माण नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा? जाइगोट नहीं बनेगी। जाइगोट नहीं बनेगी तो एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा। जब एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा तो नए संतति का निर्माण कैसे होगा? तो इसके बाद क्या है कि युग्मक का संलयन होगा। युग्मक का संलयन मतलब फ्यूजन होगा, तो क्या बनेगी? युग्मनज बनेगी, और यही युग्मनज यानी जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, और यही जाइगोट आगे चल के बनाएगा क्या? भ्रूण, यानी इसी को हम बोल देते हैं एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो आगे चल के बनाती है क्या? बेबी, यानी संतति का निर्माण करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप लोग बिंदु दर बिंदु याद रखेंगे। पहला कि 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता पड़ती है, युग्मक बननी चाहिए, यानी युग्मक का निर्माण होनी चाहिए। जब तक निर्माण नहीं होगा तो जनकों की कोई मतलब ही नहीं रह गई। ठीक है, 2 जनक है, नर और मादा है, और क्या है? नर के पास युग्मक ही नहीं बन रहा, मादा के पास बन रही, तो क्या इनसे नई संतति का निर्माण होगी? कतई नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, युग्मक बननी चाहिए, यानी युग्मक का निर्माण होना चाहिए, और युग्मक कैसा? हमेशा अगुणित होती है, सदैव अगुणित होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है कि युग्मक संलयन होनी चाहिए, यानी फ्यूजन होना चाहिए, युग्मक आपस में मिलनी चाहिए, तभी जाके बनेगा युग्मनज, उसके बाद बनेगा भ्रूण, तभी निर्माण होगा बेबी यानी संतति का। ठीक है, तो क्या लैंगिक जनन के दरमियान जो बेबी निर्माण होती है, क्या उसमें वेरिएशन पैदा होती है? क्या विभिन्नताएं उत्पन्न होती है? तो हाँ, होती है। क्या वेरिएशन? वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं, विभिन्नताएं। तो क्या इनसे जो संतति का निर्माण हुआ, क्या इसमें वेरिएशन होगी? हाँ, होगी। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में हमेशा वेरिएशन आती ही आती है, क्योंकि नर और मादा का जो युग्मक है ना, आपस में जो मिल रही है वो अलग अलग जनक से होती है, एक ही जनक का नहीं होता है, इसलिए इसमें विभिन्नताएं होती है। और विभिन्नताएं क्या? विभिन्नताएं होंगी तभी तो विकास होगा, यानी विभिन्नताएं ही विकास की क्या है? जननी है। जब तक विभिन्नताएं होगी नहीं तो विकास कहाँ से होगा, है ना? तो विकास के लिए मस्ट है क्या? विभिन्नताएं। तो आप याद कर सकते हैं
विकास या चेंजेस बहुत जरूरी होता है। अब अगला टॉपिक है कि लैंगिक जनन अब लोग हम शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान ले कि जीवन अवधि की कितनी अवस्थाएं होती है। जीवन अवधि की कितनी अवस्थाएं होती है। जीवन अवधि की अवस्थाएं, जीवन अवधि की अवस्थाएं, इसको देख लिया जाए। जीवन अवधि की 3 अवस्थाएं होती है। पहला किशोरावस्था, दूसरा जनन अवस्था, तीसरा जीर्ण अवस्था या इसी को हम लोग बोलते हैं वृद्ध अवस्था यानी बुढ़ा अवस्था। ठीक है, जीर्ण अवस्था भी बोल दीजिए या जीर्ण अवस्था बोल दीजिए, बात वही हो गई। या इसी को हम बोलते हैं ओल्ड फेज। ये रहा रिप्रोडक्टिव फेज यानी जनन अवस्था, जीर्ण अवस्था और किशोरावस्था। यानी पहला हो गया किशोरावस्था, दूसरा जनन अवस्था, तीसरा जीर्ण अवस्था। ठीक है, तो जीवन अवधि की 3 अवस्थाएं होती है। यही 3 अवस्थाएं से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव होकर गुजरते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था का अगर समझना हो तो एक ही झटके में समझ में आ जाएगी कि किशोरावस्था में कुछ नहीं होता, बस वृद्धि हो रही होती है। वृद्धि हो रही होती है। तो क्या वृद्धि होती है? याद रखिएगा, जनन अंग वृद्धि हो रही होती है, यानी शरीर में पूर्ण रूपेण निर्माण नहीं हुआ रहता है, यानी निर्माण हो गई रहती है, बस वृद्धि कर रही होती है। ठीक है, जनन अवस्था में क्या होती है? तो याद रखिएगा, जनन अवस्था में वृद्धि हो चुकी होती है। क्या होती है? वृद्धि हो चुकी होती है, यानी परिपक्वन हो गया रहता है, यानी परिपक्व हो गई। ये परिपक्वन के लिए भी तैयार नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति जन्म लिया, माँ बाप ने उसको पाला पोसा और सैनिक उनको बनना है, तो क्या अभी वो लड़का सैनिक कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सैनिक के लिए भी पढ़ रहा है, तैयारी कर रही है। अब जब वही तैयारी करके सैनिक बन जाता है, बॉर्डर पे जब तैनात हो जाती है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो सैनिक अब बन गया। ठीक है, तो वैसे ही जनन अवस्था मतलब वृद्धि हो चुकी है, यानी ये अब तैनात है, लेकिन ये जो है ना वृद्धि अभी कर रही है, यानी तैयारी कर रही है। ठीक है, और जीर्णावस्था को समझने के लिए बस याद रखना होगा कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उपापचय की क्रिया। उपापचय में 2 प्रकार की क्रिया होती है। पहला एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब निर्माणकारी अवस्था, कैटाबॉलिज्म मतलब विघटनकारी अवस्था। ठीक है, तो निर्माणकारी में कुछ ना कुछ बनेगी, विघटन में कुछ ना कुछ क्षय होगी। तो आप लोग जान सकते हैं कि जीर्णावस्था में बनेगी कि विघटन होगी, तो इसमें कैटाबॉलिज्म होगा, विघटनकारी अवस्था होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे बारी बारी से। दूसरा नंबर देखा जाए जनन अवस्था। क्योंकि पहला जो था ना किशोरावस्था, इसमें वृद्धि हो रही होती है। ठीक है, तो पढ़ना क्या? जनन अवस्था यानी इसमें वृद्धि हो चुकी है, तो कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? जनन अवस्था में अब आ गई है, जनन के लिए लायक अभी नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि उनकी जनन अंग कैसे विकास होती है। ठीक है, कैसे जन होता है सब कुछ वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखना है कि जनन अवस्था जो है ना, कैसे पता करेंगे, कैसे जानेंगे कि जनन अवस्था में आ चुका है, यानी एडल्ट फेज में आ गया है। ठीक है, तो एडल्ट फेज में पता करने के लिए सबसे पहले हम देखें पुष्पों में, यानी पादपों में
पादपों में, सबसे पहले हम देखें पादपों में कैसे पता करेंगे कि ये जनन अवस्था में आ गई है। तो इसमें पुष्पन को देखकर हम पता लगा लेंगे कि ये जो पुष्प है इस पादप पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये एडल्ट फेज में है। लेकिन जंतुओं की अगर बात करें, कि जंतुओं में कैसे पता करेंगे कि ये एडल्ट फेज में है, तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, हम बताएंगे इसके आगे। ठीक है, तो पादपों का एक रोचक कहानी है। आप लोग याद रखेंगे कि पादप जो है ना 2 प्रकार का होता है। एक है एकल वर्षीय पादप और दूसरा है बहुवर्षीय। एकल वर्षीय और दूसरा है बहुवर्षीय। 2 प्रकार के पादप होते हैं। बहुवर्षीय जो मौसमी होती है, एकल वर्षीय पादप जो पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पन देगा, एकल वर्षीय कहलाएगी। बहुवर्षीय जो प्रत्येक साल बरमसिया जिसको बोलते हैं लोग बोलचाल की भाषा में, यानी वार्षिक यानी मौसमी होता है, इसको हम बोलेंगे बहुवर्षीय पादप। तो बहुवर्षीय पादप का एग्जाम्पल है आम या कोई भी पादप अगर जो प्रत्येक साल पुष्पन लगती हो, फल लगती हो, तो आप पता लगा लेंगे कि बहुवर्षीय पादप है। तो जानना है एकल वर्षीय पादप कौन से हैं, तो याद रखिएगा उदाहरण में बम्बू यानी बांस। बांस जो है ना पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प लगती है, और वो भी 50 से 100 बरस में। कितना? 50 से 100 बरस में एक ही बार इसका पुष्प लगता है। दूसरा उदाहरण है एस्ट्राबिलेंथस कुंथियाना। ठीक है, कुंथियाना, एस्ट्राबिलेंथस कुंथियाना। इसको हम लोग नीम करौंजी, नीला करौंजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीला करौंजी। यानी इनकी जो पुष्प होती है ना नीला कलर की होती है, येलो कलर की होती है। इसका नाम पड़ा हुआ है नीला करौंजी या नीम करौंजी, है ना। इसको बोलते हैं एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जो प्रत्येक 12 साल पर लगती है, 12 वर्ष पर। ठीक है, लेकिन अभी तक ना 2006 में इसको पुष्प देखा गया, इसके बाद अभी तक नहीं देखा गया है। ये साउथ इंडिया में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? केरला साइड में। ठीक है, बहुवर्षीय के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि जंतुओं में कैसे पता करें कि ये एडल्ट फेज में आ गई है। तो सबसे पहले प्राणियों की बात करते हैं, हम जंतुओं की बात करते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जंतुओं में 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमेट, दूसरा होता है नॉन प्राइमेट। नॉन प्राइमेट और प्राइमेट में अंतर आप लोग जानते हैं, 11वीं क्लास में हम इसको डिटेल से अध्ययन कराए हैं। तो यही है आपका जंतु नॉन प्राइमेट और दूसरा है प्राइमेट। 2 प्रकार के जंतु होते हैं। ठीक है, अब ये जो नॉन प्राइमेट और प्राइमेट है, तो नॉन प्राइमेट के उदाहरण आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, कुत्ता, भैंस, गाय इत्यादि। ठीक है, प्राइमेट जो जीव है इसमें आते हैं कपी, बंदर, मनुष्य। कपी, बंदर, मनुष्य। और हम जानते हैं कि मनुष्यों के पूर्वज कौन है? तो कपी है, न कि बंदर। मनुष्यों के जो पूर्वज है कपी है। ठीक है, और कपी के एग्जाम्पल है गोरिल्ला, चिंपांजी को हम बोलते हैं कपी। तो मनुष्यों में अगर बात की जाए तो इसके जो मादा है ना, मादा भाग में
आर्तव चक्र का कोई चीज होती है, ठीक है। यही आर्तव चक्र मेन साइकिल शुरू होती है तो हम लोग को पता लगता है कि ये एडल्ट फेज में आ गई है। तो फिर ये मादा की बात हुई, नर में कैसे पता करेंगे? आपके लिए क्वेश्चन हम बताएंगे चैप्टर नंबर 3 में। और नॉन प्राइमेट में मादा में ही बात की जाए कि इनमें होता है आर्तव चक्र, तो इसका है आर्तव चक्र ही, लेकिन नाम बदल जाएगी मध्य चक्र। और मध्य चक्र जो इन लोग का होता है ना, आर्तव चक्र की तरह ही ब्लीडिंग होती है, यानी गर्भाशय के आंतरिक दीवार टूटती है। और ये जो मध्य चक्र है किसी रीजन में, किसी सीजन में होती है। प्रत्येक मंथ नहीं होता, यानी कि मंथली ब्लीडिंग नहीं होती, मेंस नहीं होती। लेकिन मनुष्यों की बात की जाए तो इनका आर्तव चक्र प्रत्येक महीने होती है। एक महीना लेफ्ट ओवरी कार्य करेगा तो अगला महीना राइट ओवरी कार्य करता है, ठीक है। अब इसको लिखिए। अब बाकी रह गया कौन? तीसरा नंबर, क्या नाम है? यानी ओल्ड फेज को हम बोलते हैं क्या? जीर्ण अवस्था यानी बूढ़ावस्था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता नहीं चलती है कि हम जवान कब हुए और बूढ़े कब हुए। तो बस इस दोनों के बीच में मात्र 5 से 6 दिन का फर्क है। अगर हम रियलिटी बोलूं तो जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तब तक किशोरावस्था में है। शादी हो गई इट मीन्स एडल्ट फेज, और शादी के बाद क्या कहलाएगी? जीर्णावस्था। ये साइंटिफिक नहीं है, बस चलेबुल है, ठीक है, चलेगा, है ना। तो जीर्णावस्था की बात करें यानी बुढ़ावस्था की बात करें तो बुढ़ावस्था में क्या होगी? मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। क्या होती है? मेटाबॉलिज्म की क्रिया। और ये जो मेटाबॉलिज्म है उपापचय की क्रिया 2 प्रकार से होती है। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ये रहा मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय। उपापचय की क्रिया में या तो निर्माणकारी होगी या तो विघटनकारी होगी। निर्माणकारी को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म और विघटनकारी को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो ये रहा निर्माणकारी अवस्था और ये रहा विघटनकारी अवस्था, ठीक है। अगर हिंदी में बात कहा जाए तो हिंदी में उसको हम बोलते हैं निर्माणकारी अवस्था को उपचय और विघटनकारी को हम लोग बोलते हैं अपचय, ठीक है। तो बस अब आप लोग बता सकते हैं कि जीर्णावस्था में कौन सी क्रिया होगी? विघटनकारी, यानी कुछ ना कुछ सेल टूटेगी, कुछ ना कुछ अंदर का कोई ना कोई पार्ट क्षय होगा, और क्षय होने से क्या होगी? उनकी वृद्धावस्था होगी, और वृद्धावस्था होने के बाद क्या हो जाती है? मृत्यु अवस्था आती है। मृत्यु तो ये प्रकृति का रूल ही है, ठीक है। वृद्धावस्था के बाद क्या होगी? मृत्यु ही होगी। तो अब इसके आगे है अगला टॉपिक, लैंगिक जनन के दरमियान कुछ घटनाएं घटती है, तो उस घटना को देखा जाए। अगला टॉपिक है लैंगिक जनन के दौरान कुछ घटनाएं, लैंगिक जनन के दरमियान कुछ घटनाएं, लैंगिक जनन के दरमियान कुछ घटनाएं, यानी कौन कौन सी घटना घटती है हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन के दरमियान कुछ घटना, ठीक है, या दौरान। तो लैंगिक जनन के दौरान जो घटना घटती है वो है 3 प्रकार के, 3 प्रकार के घटना घटती है। पहला है निषेचन पूर्व घटना, यानी निषेचन पूर्व घटना का मतलब निषेचन के पहले की घटना को हम बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना, और निषेचन के बाद के घटना को हम बोलते हैं निषेचन
पक्ष घटना। ठीक है, यानी याद रखने के लिए सबसे पहले निषेचन तो होगा, तो निषेचन के पहले के घटना को हम बोल देंगे निषेचन पूर्व, और इसके बाद के घटना को हम बोल देंगे निषेचन पक्ष घटना। तो कहने का मतलब है कि निषेचन पूर्व पहले, उसके बाद निषेचन, और 3 नंबर में होगा निषेचन पक्ष घटना। ठीक है, तो सबसे पहले निषेचन होगा, इट मीन्स यानी जायगोट बनेगी, यानी नर और मादा युग्मक का संलयन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले निषेचन पूर्व घटना में क्या क्या होगी, तो सबसे पहले युग्मक बनेगा ना। जब तक युग्मक बनेगी ही नहीं तो निषेचन कहाँ से होगा, तो निषेचन पूर्व घटना में होती है युग्मक का निर्माण, यानी इसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस जो है ना, युग्मक का निर्माण जो होती है, तभी तो जाके युग्मक बनेगा। अब युग्मक बन गई तो इसके बाद क्या होगा, युग्मक का स्थानांतरण होगा, युग्मक का स्थानांतरण होगा यानी ट्रांसफर होगा। गैमेट एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, और जब जाएंगे तो क्या होगी, निषेचन होगी, और निषेचन होगी तो क्या होगा, युग्मनज बनेगा, यानी जाइगोट बनेगी। और यही जाइगोट आगे चल के बनाती है इम्ब्रियो, यानी निषेचन पक्ष घटना में क्या होगी, भ्रूणोद्भव, यानी भ्रूण का निर्माण होगा, इम्ब्रियो जेनेसिस होगी, इम्ब्रियो का निर्माण होगा। ठीक है, तो यही 3 घटना थी कि निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पक्ष घटना। तो निषेचन पूर्व घटना में युग्मक का निर्माण होगा, यानी गैमेटोजेनेसिस होगी, यानी गैमेट का निर्माण होगा, या तो वो नर हो या मादा हो। जब हो जाएगा तो क्या होगा, युग्मक का स्थानांतरण होगा, यानी युग्मक चल के जाएगी, कहाँ जाएगी, अंडा के पास, अंडाणु के पास, द्वितीयक अंडक के पास। ठीक है, अब जाने के बाद जब दोनों मिलेगी तो क्या कहलाएगी, युग्मनज कहलाएगी, और यही युग्मनज आगे चल के क्या बनेगी, भ्रूण बनेगी। क्या बनेगी, भ्रूण बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से देखें। पहला, निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना को देखा जाए कि इसमें युग्मक का निर्माण होगी। ठीक है, और युग्मक का जब निर्माण होगी यानी युग्मक जनन होगा। युग्मक का निर्माण को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। तो यहाँ पर लिखेंगे युग्मक जनन, यानी गैमेटोजेनेसिस, युग्मक का निर्माण या युग्मक जनन, बात एक ही है। ठीक है, और इस युग्मक जनन में क्या होगी, तो युग्मक का निर्माण होगी, वही तो बात है, क्या युग्मक का निर्माण होगी। अब जब युग्मक का निर्माण होगी तो युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, अब हम लोग लिखेंगे कि युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समयुग्मक, दूसरा है असमयुग्मक, और तीसरा है विषम युग्मक। ठीक है, युग्मक का निर्माण यानी युग्मक बनेगी तो कितने प्रकार के युग्मक होते हैं ये जानना जरूरी है। समयुग्मक, विषम युग्मक, असम युग्मक और विषम युग्मक। ठीक है, तो समयुग्मक मतलब समान आकृति के होंगे और आकार भी समान होंगे, यानी दोनों तरह से समान हो, उसको समयुग्मक बोलते हैं। और असम युग्मक और विषम युग्मक अभी के डेट में एनसीईआरटी में दोनों को एक ही में मिक्स कर दिया है, यानी इसकी आकार और आकृति क्या होती है, भिन्न होती है, क्या कहलाएगी, असम युग्मक या विषम युग्मक कहलाएगी। ठीक है, तो बारी बारी से देखा जाए कि सम युग्मक के कौन से उदाहरण हैं, असम युग्मक के कौन से उदाहरण हैं और विषम युग्मक के कौन से उदाहरण हैं और कैसा होता है। ठीक है, तो मिटाते हैं। तो युग्मक हम लोग देख लिए थे 3 प्रकार के होते हैं, सम युग्मक, विषम युग्मक, असम युग्मक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें सम युग्मक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आकार और आकृति।
सबसे पहले आकृति आप लोग को समझ में आती कि नहीं आती? ठीक है, शेप एंड साइज समझ में आती। जैसे कि ये कोई सर्किल है, ठीक है, और ये भी कोई सर्किल है, और दोनों का रेडियस समान है, यानी दोनों का साइज समान है, दोनों एक ही आकार के हैं, तो यानी ये आकार कैसा है, बड़ा है कि छोटा है? तो जितना साइज का ये है इतना ही साइज का ये है ना। आकृति कैसी है? तो सर्किल है, ठीक है, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है। और एक हम आपको दिखा रहे हैं कि एक ऐसा है आकृति और एक ऐसा है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि दोनों भिन्न है, यानी एक सर्किल है और एक स्क्वायर है, ठीक है। और साइज की बात की जाए कि दोनों का लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ बराबर है, ठीक है। और एक और आकृति दिखा रहे हैं आपको, एक ये और एक ये किसी भी एंगल से बराबर नहीं है, ना ही साइज है ना ही शेप है। तो सिमिलरली वैसे ही होती है समयुग्मक, असमयुग्मक और विषमयुग्मक। यानी समयुग्मक में आकार और आकृति, आकार और आकृति क्या होती है? समान होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? समयुग्मक बोलेंगे, ठीक है। सपोज ये रहा, यानी नर जने का और मादा जने का जो युग्मक है समान शेप एंड साइज का होगा, उसको हम बोलेंगे क्या? समयुग्मक, आइसोगैमेट बोलते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण आप लोग याद रखिएगा, क्लेडोफोरा है और क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम है, ठीक है। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे कि समयुग्मक का एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा, ठीक है, और क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम, ठीक है। अब हम दूसरा लिखते हैं असमयुग्मक, असमयुग्मक यानी इसका आकार और आकृति की बात करें तो कैसा रहेगा, ठीक है। क्या इनकी आकार और आकृति समान रहेगी? अगर समान रहेगी तो क्या बोल देंगे? समयुग्मक बोलेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी में ना असमयुग्मक और विषमयुग्मक को एक ही साथ दे दिया है कि आकार और आकृति असमान होती है, भिन्न होती है, उसको हम लोग बोलते हैं विषमयुग्मक। लेकिन हमने असमयुग्मक और विषमयुग्मक को अलग अलग करके लाया है, क्योंकि एक होती है कि आकार असमान होगी लेकिन आकृति समान होगी। आकार क्या होगा? असमान होगा लेकिन आकृति समान होगी। और एक होता है विषमयुग्मक, और विषमयुग्मक जो है इसमें आकार और आकृति दोनों भिन्न होती है, यानी दोनों समान नहीं होती। इस परिस्थिति में हम बोलेंगे विषमयुग्मक, ठीक है। लेकिन असमयुग्मक में आकार असमान होगी लेकिन आकृति समान रहेगी। जैसे इनका हम फिगर दिखा रहे हैं कि एक ये है और एक ये है, ठीक है। दोनों सर्किल ही तो है, लेकिन आकार क्या है? ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इस परिस्थिति में ऐसे युग्मक को हम बोलते हैं असमयुग्मक। और इसके आप याद रखेंगे एग्जाम्पल फोकस है। क्या है? फोकस। ये सब शैवाल के प्रकार है, ठीक है। हरा शैवाल, भूरी शैवाल, लाल शैवाल का नाम सुने हैं, तो यही है शैवाल, ये भी शैवाल, और इसका ये भी एग्जाम्पल है तो शैवाल ही होगा, ठीक है। तो फोकस है। और एक और याद रखना चाहेंगे तो याद रख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ठीक है। क्या याद रखेंगे? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ब्राउनी, ठीक है। तो ये रहा भूरी शैवाल, यानी किनके उदाहरण है? असमयुग्मक के उदाहरण है। अगर विषमयुग्मक की बात करें
आकार और आकृति असमान होती है, जिसका आप लोग याद रखेंगे मैक्सिमम मात्रा में होती है किसमें, मनुष्य में। यानी मनुष्य की बात की जाए, ह्यूमन की बात की जाए तो इनका आकार और आकृति असमान होती है। इन नर जने का और मादा जने का युग्मक अलग अलग होता है। इनकी आकृति और इनकी आकृति किसी भी प्रकार से क्या आपको समान दिख रही है? नहीं। तो ये होगा आपका विषम युग्मक के प्रकार। और इनका जो उदाहरण है मनुष्य है। और शैवाल की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा। क्या नाम है? क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा। ठीक है, तो ये रहा। लेकिन मैक्सिमम आपका होता है मनुष्य, तो आप लोग याद रखिएगा मनुष्य। तो इसके आगे है कि जीवों में लैंगिकता के आधार पर देखें। जीवों में लैंगिकता के आधार पर देखें तो दो प्रकार के होता है। एक लिंगी होता है और दूसरा द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी यानी पहला जीव होगा जो एक लिंगी होगा और दूसरा जो जीव होगा द्विलिंगी होगा। यानी इस धरती पे, इस सृष्टि पे दो प्रकार के ही जीव मिलते हैं। लैंगिक के आधार पे अगर देखें तो एक होता है एक लिंगी होगा या तो द्विलिंगी होगा, इसके अलावा कोई जीव नहीं होती है। अगर हम पादपों की बात करें, सबसे पहले जंतुओं की बात करें तो एक लिंगी और द्विलिंगी होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं किसका, जंतुओं की हम बात करते हैं। उसके आगे लिखेंगे पादपों की। ठीक है, तो एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव समझ में आते। एक लिंगी जीव यानी एक ही लिंग एक ही जीव में होगा, यानी एक या तो नर जने का लिंग होगा या तो मादा जने का लिंग होगा, यानी नर और मादा अलग अलग होंगे। और द्विलिंगी का मतलब होता है कि नर और मादा का जो लिंग होता है एक ही जीव में सम्मिलित हो, उसको हम बोलेंगे क्या, द्विलिंगी। यानी ओवरी भी हो और टेस्टिस भी हो। ठीक है, क्या बोलेंगे, द्विलिंगी। और एक लिंगी में या तो ओवरी मिलेगा या तो टेस्टिस मिलेगा। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि एक लिंगी के उदाहरण कौन से हैं, तो मनुष्य और कॉकरोच। द्विलिंगी की बात करें तो मनुष्य में भी अपवाद में एक दो मिलेगा, लेकिन अधिकतर मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य अधिकतर कैसा होता है, एक होता है। आप याद रखिएगा मनुष्य और कॉकरोच। ठीक है, मनुष्य और कॉकरोच। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विलिंगी। द्विलिंगी का अगर उदाहरण देखें, एक शरीर ओवरी और टेस्टिस होती है, तो याद रखिएगा जोंक, केंचुआ। केंचुआ को आप लोग देखे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मर का दोस्त, किसान का दोस्त। और एक होता है जोंक। जोंक क्या बोलते हैं, डॉक्टर का दोस्त। केंचुआ किसान का दोस्त। अब ये डॉक्टर का दोस्त कैसे हुआ, ये किसान का दोस्त कैसे हुआ, अब इनकी कहानी बहुत लंबी है, फिलहाल अभी के लिए रह जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं पादपों में। तो पादपों में भी एक लिंगी होता है, द्विलिंगी होता है। एक लिंगी होता है और द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी। ठीक है, एक लिंगी मतलब एक पादप में एक ही लिंग होंगे, या तो पुंकेसर होंगे या तो स्त्री केसर होंगे। द्विलिंगी मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पादप में सम्मिलित होगा। और एक बात याद रखिएगा कि पादपों की अगर बात करते हैं तो एक लिंगी को हम एक लिंगाश्रयी बोलते हैं और द्विलिंगी को हम लोग द्विलिंगाश्रयी बोलते हैं। ठीक है, और एक लिंगी का उदाहरण अगर देखा जाए तो पपीता है, खजूर है, मार्केंसिया है। तो आप लोग लिख लेंगे एग्जाम्पल, पपीता, खजूर, मार्केंसिया।
ठीक है। पपीता, खजूर, मर्केंसिया। पपीता का आप लोग पादप देखे होंगे, ये होती है पपीता फीमेल जने यानी फीमेल पार्ट, यानी उसको हम बोले उसके पास होती है क्या, स्त्री केसर की पुंकेसर, तो स्त्री केसर होती है। ठीक है। और उसी पपीता में एक और पपीता आप लोग देखे होंगे पादप, जिसको पपीता नहीं फलती है, लोग बोलता है कि ये फुलभांगा हो गया, इसको काट के हटा दो, तो वही है नर जने। ठीक है। अगर 5-10 फीमेल पपीता है, उनका पादप है, अगर उसके पास एक फुलभांगा है तो ही पपीता मतलब फलेगी, यानी पपीता होगी, अन्यथा फुलभांगा के काट को हटा दोगे तो कोई भी पपीता निषेचित नहीं होगी, यानी उसका जो वर्तिकाग्र पे पोलन ग्रेन जाएगा ही नहीं, तो निषेचित नहीं हो पाएगी। ठीक है। और द्विलिंगी को देखा जाए कि द्विलिंगी का कौन सा उदाहरण है, तो कारा है, कुकुरबिटा है, खीरा है, तो आप लोग लिख लेंगे कारा, कुकुरबिटा, खीरा वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये रहा जीवों में अगर लैंगिकता के आधार पर देखें तो 2 प्रकार के मिल रही थी, एक लिंगी और द्विलिंगी। पादपों में भी एक लिंगी द्विलिंगी, बस इनका नाम बदल जाएगा, एक लिंगाश्रीय और द्विलिंगी को द्विलिंगाश्रीय। ठीक है। अब इसके आगे अगला टॉपिक है जो कल के लिए रहते हैं, कल के लिए रख देते हैं। अगला टॉपिक जो है हम लोग कल के लिए रखते हैं, युग्मक संरचना के दौरान, युग्मक संरचना के दौरान, युग्मक संरचना के दौरान, ठीक है, कोशिका विभाजन कैसे कैसे होती है कल।